हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो आप सभी लोग कैसे हैं? क्या हाल चाल है आप सभी के? तो बेसिक जो आज की क्लास है भूगोल पार्ट 2 में आज हम एंट्री करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है भूगोल में, ज्योग्राफी में आप लोग देखेंगे कि जो हमारे किताबें हैं, कुछ किताबें देखिए, किसी भी विषय को पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ें पढ़ने के लिए उससे संबंधित कोई साक्ष्य या रिलेटेड कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो हम उस पर कैसे अध्ययन कर पाएंगे और उसको कैसे जान पाएंगे। तो उस विषय पर अध्ययन करने के लिए कुछ किताबें, कुछ विषय यहाँ पर रखे गए। उन किताबों को लेकर के हम देखेंगे किसने कौन सा सिद्धांत दिया, क्या किताब दी और क्या साक्ष्य उन्होंने पेश किया है। तो आज की बात होने वाली है हमारी ज्योग्राफी पार्ट 2 पर। और ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है आपका काफ़ी बड़ा है, भूगोल। मैंने आपको बताया था कि जो भूगोल का जो पार्ट है वो काफ़ी बड़ा है। और ज्योग्राफी में हम चल रहे थे कहाँ पर? भूगोल पर चल रहे थे, भूगोल की उत्पत्ति और विकास पर। यहाँ पर हम चल रहे थे कहाँ पर? भूगोल की उत्पत्ति और विकास पर। उत्पत्ति और विकास पर हम लोग रिसर्च यहाँ पर कर रहे थे, मतलब पढ़ रहे थे। तो दो बातें हमने आपको समझाई थी कि भूगोल के एक तो सिद्धांत, दो सिद्धांत मैंने आपको बताए थे, एक तो संभावनावाद और दूसरा जो आपका निश्चयवाद। संभावनावाद में क्या था? संभावनावाद में मैंने आपको बताया था कि मनुष्य प्रकृति के अपने अनुसार, प्रकृति को अपने अनुसार ढालने की क्षमता रखता है। ये संभावना तो है, लेकिन ढाल भी दिया है। लेकिन दूसरी संभावना ये भी है कि प्रकृति ने, देखो निश्चयवाद क्या है? निश्चयवाद में मतलब ये है कि प्रकृति के अंतर्गत मनुष्य अपने प्रकृति के संसाधनों का उपयोग तो कर सकता है, लेकिन सीमित मात्रा में, जो चाहे वो नहीं कर सकता। लेकिन उसमें क्या था निश्चयवाद में यही है कि मतलब मनुष्य अपने अनुसार प्रकृति को ढाल नहीं सकता। और इसमें क्या है कि प्रकृति को अपने अनुसार ढाल सकता है। संभावनावाद में तो संभावना तो बनी रहती है कि ढाल लेंगे। काफ़ी सारी चीज़ों को बदलाव भी हमने कर दिया है। तो जो आप लोग हैं क्लास को कुछ थोड़ा सा बढ़ाइएगा और बढ़ाइए। जो कल की क्लास, जो पिछली जो ज्योग्राफी की क्लास रही आपकी, वो ठीक ठाक है। और यूपी स्पेशल मैं आपको बता दूं, यूपी स्पेशल में इतिहास आपका स्टार्ट हो चुका है और इतिहास अब बनने वाला ही है। ठीक, तो भूगोल की मैं बात कर रहा हूँ, भूगोल की उत्पत्ति और विकास के बारे में। इसमें कुछ किताबें हैं जो आप, जिनको आपको पढ़ना नहीं है, उनको आपको याद रखना है। मतलब उनको याद इसलिए रखना है क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इन्हीं किताबों को लेकर के। और कुछ भूगोल की उत्पत्ति और विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में, कई सारे एग्जाम्स में वो पूछे गए हैं, उनको हम यहाँ पर आज देखेंगे। तो सबसे पहला आपका जो हम बात करते हैं कि मतलब भूगोल की उत्पत्ति से संबंधित किताबें कौन कौन सी हैं। देखिए, भूगोल के बारे में जानकारी हमें मिलती है, एक किताब है आपकी आर्यभट्टियम। नाम क्या है? आर्यभट्टियम। नाम देखिए, ध्यान से लिखिएगा, आर्यभट्टियम। या किताब हो या कुछ भी हो, ध्यान से लिखिएगा। उनको आप जैसे भी लिखते हैं उसको नोट करिएगा। और अगर कहीं पर गलत होता है, कुछ भी गलत होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट मार मतलब डाल सकते हैं कि ये चीज़ सर गलत है, इसको आप एक बार प्लीज रीचेक कीजिए, तो हम रीचेक करवा लेंगे। ठीक है। तो आर्यभट्टियम आपकी जो किताब है वो लिखी गई है आर्यभट्ट के द्वारा। इसमें जो जानकारी है आपकी भूगोल से संबंधित कुछ जानकारी यहाँ पर प्रदान की जाती है। तो आर्यभट्ट के द्वारा एक किताब लिखी गई है आपकी आर्यभट्टियम। और ये जो किताब है ना आर्यभट्ट की, ये किताब भूगोल से संबंधित कुछ जानकारी हमें पेश करती है, देती है। ये किताब है आपकी संत शिरोमणि सिद्धांत। क्या है? शिरोमणि सिद्धांत। एक किताब है आपकी शिरोमणि सिद्धांत। ये भी पुस्तक देखिए, ये पुस्तकें आर्यभट्टियम जो किताब है वो अन्य जगह पर आपने नाम सुना होगा, लेकिन जियोग्राफी में भी उसका योगदान है। ऐसे ही शिरोमणि सिद्धांत का नाम आपने पहले भी हो सकता है कि सुना हो, लेकिन इसका जो मतलब इसका जो योगदान है वो ज्योग्राफी के क्षेत्र में भी है। उसका कारण है कि जो ज्योग्राफी से संबंधित जो बातें, देखिए कोई भी अगर किताब लिखी जाती है ना, कोई भी किताब अगर लिखी जाती है किसी अन्य उद्देश्य, ये है भास्कराचार्य की, भास्कराचार्य की। देखिए बात ये है कि अगर आप ही कोई किताब में लिख रहे हो,
किसी भी क्षेत्र में रह करके लिख रहे होंगे, किसी भी दायरे में रह करके लिखेंगे। लेकिन वर्तमान की जो किताबें हैं वो एक स्पेशली एरिया को लेकर के लिखी जाती हैं, उसके साथ साथ में कई सारे क्षेत्रों को कवर किया जाता है उस किताब में। लेकिन ये जो किताबें थी, ये किताबें पहले व्यक्ति को इतना ज्ञान नहीं होता था, वो हर एक क्षेत्र के बारे में बताता हुआ चला जाता था। जैसे इतिहास लिख रहा था, उस क्षेत्र का भूगोल भी उसमें आ गया, शामिल हो गया, एनवायरमेंट पर्यावरण भी शामिल हो गया। तो पर्यावरण में एक ही किताब चली गई, वही किताब भूगोल में भी, वही किताब कहाँ पर, इतिहास में भी आ गई। तो ऐसे ये किताबें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बहुत योगदान यहाँ पर देती हैं। एक किताब है आपकी इलियड, एक किताब है आपकी इलियड, ठीक है। एक दूसरी किताब है एवं ओडिसी, एक किताब है आपकी ओडिसी, ओडिशा जैसे नहीं, ओडिसी। तो ये ओडिसी, ये दोनों जो किताबें हैं, होमर एक वैज्ञानिक हुए हैं, होमर के द्वारा लिखी गई हैं। और होमर ने इन दोनों को किताबों को केवल ज्योग्राफी के उद्देश्य से नहीं, मतलब कई उद्देश्यों से किताबें पहले लिखी जाती थी। और एक व्यक्ति अपनी किताब को निकालता था, तो उन किताबों को निकालने के लिए उसको काफी सारी जद्दोजहद करनी पड़ती होती थी। एक किताब आपने स्पेशल ज्योग्राफी के लिए देखी होगी, जियोग्राफिका, जो शब्द आया आपका ज्योग्राफी, उसी से बनी हुई है किताब एक ज्योग्राफिका। ज्योग्राफिका, इस किताब का लेखक कौन है? इस किताब को पूछा जा चुका है कि ज्योग्राफिका किसकी लेखक, मतलब किसकी किताब है। तो ये एक वैज्ञानिक है आपके भूगर्भ शास्त्री स्ट्रैबो। उन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया वो अपनी ज्योग्राफिका नाम बुक में दिया, इसी किताब में उन्होंने दिया था, इसलिए इनको मतलब ज्योग्राफिका, इनकी जो किताब है स्ट्रैबो की है। किसकी है? स्ट्रैबो की। एक किताब आपने इतिहास में पढ़ी होगी, पक्का है इतिहास में पढ़ी होगी, उसका नाम है किताब उल हिंद। पढ़ा है ना? किताब उल हिंद, भारत एक खोज। तो इसको आप हिंदी में भी लिख लीजिए, भारत की खोज, भारत की खोज। ये किताब आपके किसने लिखी थी? अल-बरूनी ने। अल-बरूनी जब यहाँ पर आया होगा तो उसने यहाँ के देखिए मतलब भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, यहाँ की सांस्कृतिक इतिहास के बारे में और सामाजिक इतिहास के बारे में, समाज के बारे में, भूगोल, समाज के बारे में, इतिहास के बारे में लिख रहा था, लेकिन उसने लिख दिया यहाँ का भूगोल भी। तो किसी भी विषय में कहीं पर भी आप देखेंगे तो ये किसने लिखी है? अल-बरूनी ने। ये लिखी है आपकी किताब अल-बरूनी ने। तो अल-बरूनी ने किताब एक लिखी, किताब उल हिंद, ठीक, और उसका नाम है भारत की खोज। तो भारत की खोज किताब लिखी अल-बरूनी ने। ये सोच समझ करके नहीं लिखा होगा कि हम आज ये जो किताब लिख रहे हैं वो शायद कल को हमारी ज्योग्राफी और हिस्ट्री में पढ़ाई की जाती, लेकिन उसका नाम आ गया यहाँ पर क्योंकि उससे संबंधित हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है ना, इसलिए। एक किताब है आपकी नेचुरल हिस्ट्री, एक किताब है आपकी नेचुरल हिस्ट्री। तो नेचुरल हिस्ट्री जो बुक है आपकी वो लिखी गई है एक प्लिनी के द्वारा। प्लिनी ने इस नेचुरल हिस्ट्री किताब को लिखा, ठीक। लिखने के बाद में इसका पूरा नाम है प्लिनी द एल्डर। प्लिनी द एल्डर मतलब वैज्ञानिक, मतलब जो वैज्ञानिक रहा होगा उसने इस किताब को लिखा नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें डाली जो हिस्ट्री से संबंधित तो थी ही थी, लेकिन उसमें उनका भूगोल भी जुड़ा हुआ था। तो वो किताब आपकी हिस्ट्री से उठ करके नाम आ गया भूगोल में भी, इसीलिए आपको ये किताबें पूछी जाती हैं और इनको आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। एक किताब है आपकी यहाँ पर कॉस्मोस। मैंने आपको बताया था कि कॉस्मोस जो कि अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट के द्वारा किताब लिखी गई थी, उन्होंने अपना सिद्धांत उसमें दिया था। तो एक कॉस्मोस किताब नाम कौन सी है? एक कॉस्मोस, एक बुक है यहाँ पर आपकी कॉस्मोस। तो कॉस्मोस किसने लिखी थी? अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, एवी हम्बोल्ट के द्वारा ये लिखी गई थी किताब आपकी, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये किताब हो गई आपकी कौन सी? कॉस्मोस।
तो कॉस्मॉस जो किताब है आपकी वो भी हो गई आपकी, जो लिखी गई है किसके द्वारा, A.V. अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इसको मिटाएंगे फिर उसके बाद में लिखेंगे। एक किताब है आपकी द ज्योग्राफी ऑफ द पीस, लेकिन ये लिखी किसके द्वारा गई है, जो द ज्योग्राफी ऑफ द पीस जो किताब है ना, वो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से लिखी गई है। कुछ उसमें अलग बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु जोड़े गए, जिसलिए उन्होंने उसका नाम रखा ज्योग्राफी ऑफ द पीस। पीस से आप नेचुरल मतलब लगा सकते हैं कि अंदाजा लगा सकते हैं कि किस सेक्टर में हो सकती है। ठीक है, तो ज्योग्राफी ऑफ द पीस की बात करते हैं। इसको लिखा था निकोलस जॉन स्पाइकमैन ने। द ज्योग्राफी ऑफ द पीस, ये लिखा था किसने, आपकी लिखी थी द ज्योग्राफी ऑफ द पीस। द ज्योग्राफी ऑफ द पीस एक किताब लिखी थी किसने, निकोलस जॉन स्पाइकमैन ने। तो निकोलस जॉन स्पाइकमैन एक भूगर्भ शास्त्री रहे। निकोलस जॉन स्पाइकमैन तो इन्होंने क्या किया, एक किताब लिखी और जिसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका, ठीक, स्पाइकमैन इसको कर लीजिएगा आप लोग। तो निकोलस जॉन स्पाइकमैन द ज्योग्राफी ऑफ द पीस, ये पुस्तक उन्होंने लिखी। इसके साथ साथ में एक और वैज्ञानिक आते हैं, कार्ल रिटर का नाम मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कार्ल रिटर को मतलब आराम, कुर्सी पर आराम करने वाला वैज्ञानिक माना जाता है, भूगोलवेत्ता माना जाता है, कुर्सी पर आराम करने वाला, आरामशाह माना जाता है। ठीक है, आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता माना जाता है इनको। तो एक किताब है उनकी, एड कुंडी, डाई एड कुंडे, उन्होंने एक किताब लिखी थी, किसने, कार्ल रिटर ने। तो डाई एड कुंडे नाम से, एड कुंडे के नाम से उन्होंने एक किताब लिखी थी। तो इस किताब को किसने लिखा था, कार्ल रिटर ने। कार्ल रिटर बात क्या, भूगोल शास्त्री तो हो गए, लेकिन ये कहीं घूमने नहीं गए थे। इन्होंने एक अपनी लाइब्रेरी पकड़ी बढ़िया से, अच्छे से, और उसी लाइब्रेरी में हर चीज को इन्होंने सजाया और उसमें हर चीज डाल दी। एक किताब आपने सुनी होगी, द ज्योग्राफी, भूगोल ही लिख दिया इन्होंने। और ये कौन है भैया, टालमी ने भूगोल लिखा, द ज्योग्राफी, टॉलेमी। ठीक है, तो टॉलेमी ने एक किताब लिखी द ज्योग्राफी और उसको बताया। एक किताब और है आपकी, इतिहास से जुड़ी हुई है, किताब उल अल्स अर्द, किताब उल अल अर्द, ये पूछी नहीं गई है, लेकिन पूछे जाने की संभावना बन सकती है। इसको लिखा था अल ख्वारिज्मी ने, क्योंकि अल ख्वारिज्मी यहाँ पर आ चुका था। अल ख्वारिज्मी ने ये किताब लिखी थी, तो इसके लिए जरूरी है उसको याद रखना। अल ख्वारिज्मी, ठीक है, तो अल ख्वारिज्मी की किताब है आपकी, किताब उल अर्द। ठीक है, एक और मैंने आपको बताई थी कल, एक किताब लिखवाई थी एंथ्रोपोज्योग्राफी। तो एंथ्रोपोज्योग्राफी भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, एंथ्रोपोज्योग्राफी। और इसको लिखा था किसने, इसके जो लेखक हैं आपके, एंथ्रोपोज्योग्राफी, इसके जो लेखक हैं आपके, मैंने आपको बता दिया था कल ही, फ्रेडरिक रेटजेल, और इन्होंने ही निश्चयवाद दिया था। फ्रेडरिक, इनका नाम है फ्रेडरिक रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल।
तो फ्रेडरिक रेटजेल जो थे उन्होंने निश्चयवाद का भी मतलब उन्होंने प्रतिपादन किया था, उन्होंने निश्चयवाद का समर्थन किया था, क्योंकि वो बताते हैं कि जो प्रकृति है अपने आप को बदलती रहती है। और उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी एंथ्रोपोज्योग्राफी, जिसमें पृथ्वी के भू संतुलन से संबंधित अध्ययन किया था और उसको बताया और पृथ्वी के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। इसका कारण यह है कि एंथ्रोपोज्योग्राफी मानव केंद्रित होते हुए पर्यावरण का अध्ययन करते हुए पर्यावरण के साथ साथ लेते हुए, क्योंकि इन्होंने नेचर का बड़ा ख्याल रखा फ्रेडरिक रेटजेल ने, तो इसलिए इन्होंने नेचर से जुड़ी हुई अपनी एक किताब लिखी एंथ्रोपोज्योग्राफी, मानव और उससे संबंधित मानव भूगोल। ठीक है, तो अब बात करते हैं, हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं, कई बार बने हैं, तो इसलिए आपको देखना जरूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए सर्वप्रथम एक आता है क्वेश्चन आपका कि सबसे पहले देखिए विश्व के बारे में जानिए थोड़ा सा। विश्व ऐसे ही नहीं बना होगा कि किसी ने देख लिया होगा कि ये यहाँ पर ये सारे के सारे महाद्वीप थे ना, सारे के सारे महाद्वीप आपस में महाद्वीपों का प्रसार हो रहा है, ऐसा आपने खूब सुना होगा। ठीक है, तो जो विशेष प्रकार की चीजें हमारे पास थी, उन विशेष प्रकार की चीजों में हमने कहां पर क्या कुछ खोया पाया। दुनिया इतनी बड़ी और इतना बड़ा समुद्र, इतनी बड़ी पृथ्वी, उन सबका चक्कर लगाना और उन सभी का एक मैप बनाना बहुत मुश्किल की बात है ना। तो उनकी मैपिंग तैयार करना, किसी ने सब कुछ तो देखा नहीं कि यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर ये चीज, यहाँ पर ये चीज है, लेकिन तब भी हमारे यहाँ पर विश्व का मैप किसी ने तैयार किया ना। तो विश्व का मैप सबसे पहले किसने बनाया था? विश्व का मैप प्रथम मैप बनाने वाला व्यक्ति कौन था? ये है आपका एनेक्सीमेंडर। कौन है? एनेक्सीमेंडर। इन्होंने जो मैप बनाया ना विश्व का, इसमें इंडिया को ऐड नहीं किया था, तब भारत उसमें ऐड नहीं था, लेकिन हाँ इन्होंने पहली बार एक मैप बनाया था। इन्होंने मैप एक पहली बार बना तो दिया था, लेकिन इसमें क्या था, भारत ऐड नहीं था। परंतु हुआ ये कि एनेक्सीमेंडर ने जो मैप बनाया था ना, उस मैप में विश्व में बहुत सारी चीजों को दिखा दिया था, इसलिए एनेक्सीमेंडर को मतलब ये प्रथम विश्व का मैप बनाने वाला व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, तो और बात करते हैं दूसरी। एक व्यक्ति और आए, मैंने आपको बताया था टालमी का नाम। टालमी ने दुनिया में जो विश्व का मैप था ना, उसने पहली बार भारत को ऐड कर दिया। किसने? टालमी ने क्या किया, विश्व के मैप पर भारत को दर्शाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? भारत को दर्शाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये प्रथम व्यक्ति कौन था? ये थे आपके, मैंने आपको बता दिया कि टालमी ने ही सबसे पहले जो भारत को विश्व के मैप पर दर्शाया था और दिखाया था। ठीक, तो ये हो गए आपके टालमी। अब हम बात करते हैं भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर को हम पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। कार्ल रिटर की यहाँ पर बात करेंगे। कार्ल रिटर को मैंने आपको बताया ना, कुर्सी पर बैठे बैठे लाइब्रेरी में व्यक्ति ने खूब भूगोल शास्त्री ने खूब रिसर्च किया। और रिसर्च किया किस पर किया था? इन्होंने कार्ल रिटर ने मानव केंद्रित, देखिए बात यह है, मानव केंद्रित पृथ्वी तल का अध्ययन किया और उसको बताया। तो उन्होंने क्या किया, मानव केंद्रित
पृथ्वी तल का अध्ययन किया था किसने? इन्होंने पृथ्वी केंद्रित मानव तल का अध्ययन किया। किसने बताया? हमने कार्ल रिटर को। तो कार्ल रिटर की आपकी मैंने बता दी थी, अब मतलब पुस्तक भी उन्होंने एक लिखी थी जिसका नाम बताया था ना हमने आपको, डाई एड कुडे। और उन्होंने एक किताब भी लिखी और उस किताब में उन्होंने काफी सारी चीजें बताई। और बताया क्या कि मानव जो है ना, मानव पृथ्वी का धरातल है, पृथ्वी का धरातल वो मानव से जुड़ा हुआ है और मानव केंद्रित है। इस पर जो मानव आ गया ना तो वही सब कुछ अपने अनुसार चीजों को चला रहा है। देखिए जब तक पृथ्वी पर मानव नहीं था और अन्य सारी चीजें जो अन्य मतलब हमारे यहाँ पर क्या थे, अन्य जीव जंतु तो पहले रहे ही होंगे ना, तो मानव जब नहीं होगा तब रहे होंगे, लेकिन उनका राज नहीं आया। आप जानते हैं कि मतलब लोग कहते हैं कि डायनासोर युग आया था, प्री कैम्ब्रियन युग में, मतलब जो हम पिछला अपना पढ़ते हैं इतिहास उसमें डायनासोर आया था। तो डायनासोर युग में बहुत सारे डायनासोर, लेकिन अब क्या है, मानव केंद्रित युग है। तो वर्तमान में क्या चल रहा है, पृथ्वी जो है मानव केंद्रित है, वर्तमान में मानव केंद्रित है। अन्य जानवर भी हैं लेकिन उनकी महत्ता इतनी नहीं है, लेकिन मानव वर्तमान में सब प्रजातियों पर हावी है, इसलिए क्या है, पृथ्वी मानव केंद्रित है। उन्होंने इसका अध्ययन किया, लेकिन इनको मैंने आपको बताया था ना, आराम कुर्सी वाला, किसको, कार्ल रिटर को आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा, आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है। देखिए आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने क्या किया था, एक लाइब्रेरी अच्छे से पकड़ी थी और उसी लाइब्रेरी में अपने सारे के सारे रिसर्च और जो भी डेवलपमेंट करना था वहां पर किया और अपनी किताब लिखी डाई एड कुंडे, उसमें चीजों को प्रकाशित किया। तो ये कौन हो गए आपके, कार्ल रिटर से संबंधित हो गया ना। एक सिद्धांत है आपका औद्योगिक स्थायी, उद्योग से संबंधित एक सिद्धांत है, तो उसको किसने दिया, औद्योगिक स्थानीकरण का सिद्धांत। औद्योगिक स्थानीकरण क्या होता है, देखिए जहां पर उद्योग धंधे हमारे होते हैं, औद्योगिक स्थानीकरण का सिद्धांत वहां पर मतलब उद्योग धंधों के आसपास लोग इतने ज्यादा क्यों बसते हैं। औद्योगिक स्थानीकरण का सिद्धांत ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि औद्योगिक स्थानीकरण का सिद्धांत, स्थानीकरण उद्योगों के आसपास जो लोग होते हैं ना वो क्यों ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, वहां पर जो बसावट होती है, जो घिसावट होती है, जो जगह जमीन जो भी होता है, चीजें महंगी क्यों हो जाती हैं। औद्योगिक स्थानीकरण का सिद्धांत तो ये दिया था एक जर्मन वैज्ञानिक हैं वेबर ने दिया था। वेबर ने क्या दिया था, औद्योगिक स्थानीकरण का सिद्धांत। औद्योगिकरण लिख गया है यहाँ पर, थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा, औद्योगिक है सर, औद्योगिक है, ठीक है। तो औद्योगिक स्थानीकरण का सिद्धांत जो है आपके जर्मन वैज्ञानिक, ये जो वेबर हैं ये जर्मनी के रहने वाले थे और जर्मन वैज्ञानिक इन्होंने दिया था। तो औद्योगिक स्थानीकरण का सिद्धांत हो गया, आपको मैंने कार्ल रिटर के बारे में बता दिया, जानकारी हो गई आपको। और दो चीजें और नोट करिएगा आप, इसमें आप कंफ्यूज होते ही होंगे कभी न कभी, हाँ इसी में अभी मतलब आ सकता है। तो आप यहाँ पर नोट करिए कि इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र एक शब्द है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है। देखिए ये क्वेश्चन आपका कहाँ कहाँ बनता है, यहाँ पहली बात तो बनता है आपका एनवायरमेंट में, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक। एक होता है इको, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको कहते हैं इकोसिस्टम, इकोसिस्टम एक शब्द है, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र। और दूसरा एक शब्द क्या है, दूसरे शब्द को हम कहते हैं कि पारिस्थितिकी, और दूसरे शब्द को हम कहते हैं कि देखिए एनवायरमेंट में बहुत सारे शब्द होते हैं, उनका यूज होता है हमारे यहाँ पर। तो एक शब्द और आपने खूब कंफ्यूज हुए होंगे उसमें, कहते हैं इसको पारिस्थितिकी,
दूसरा पर्यावरण से रिलेटेड जो आपका वर्ड है, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी एक वर्ड है, पारिस्थितिकी, ये भी शब्द आपने सुना होगा। ये शायद आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा ना। तो इकोसिस्टम वर्ड देखिए, शब्द देख लीजिए, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र। जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है ना, वो आपको मतलब किसने दिया था, ये किसने दिया था? तो ये है आपके एजी टेंसले। एजी टेंसले ने दिया था ये शब्द। और ये शब्द किसने दिया था, ये क्वेश्चन एक बार नहीं 4 से 5 बार आ चुका है। यही वाला सवाल, कौन सा सवाल कि मतलब जो इकोसिस्टम शब्द है किसने दिया, पहली बार मतलब किसने दिया, या रचा या गढ़ा, कुछ भी मान लीजिए आप। तो ये शब्द किसने दिया? तो एजी टेंसले वैज्ञानिक रहे हैं, और इन्होंने क्या दिया था, शब्द एक दिया था इकोसिस्टम शब्द। सबसे पहले उन्होंने अपने मतलब पुस्तक में प्रकाशित किया इस चीज को। पारिस्थितिकी तंत्र हो गया आपका। एक वर्ड और आता है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी किसने शब्द दिया था, ये भी तो जरूरी है, जिसका नाम है पारिस्थितिकी। हम इकोलॉजी को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी, तो पारिस्थितिकी जो शब्द है आपका इकोलॉजी, सही से आप लिख लीजिए इसको, इकोलॉजी, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती। इकोलॉजी जो शब्द है आपका, ये शब्द किसने दिया था, एजी टेंसले ने क्या दिया आपको, दे दिया इकोसिस्टम, तंत्र बनाया, पूरा एनवायरनमेंट का पारिस्थितिकी तंत्र बनाया, बताया कि कैसे कैसे बनता है। और ये शब्द कैसे, ये शब्द किसने दिया, इकोलॉजी। ये है आपके, देखिए इकोलॉजी वर्ड एनवायरनमेंट में भी यूज होता है। इकोलॉजी वर्ड आपको एग्रीकल्चर में भी मिल जाएगा। इकोलॉजी वर्ड, इकोलॉजी जो शब्द है, इकोसिस्टम जो शब्द है, ये आपको और कहाँ पर मिल जाएगा, ज्योग्राफी में भी। अब हम आपको पढ़ा ही रहे ना, तो ये शब्द कई जगहों पर मिलता है। तो इसका जो दिया था सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने। इसको गढ़ने वाले या इसको बताने वाले, सबसे प्रथम बार बताने वाले कौन है, अर्नेस्ट हैकल ने। तो अर्नेस्ट हैकल ने आपको बता दिया कि मतलब जो शब्द है आपका कौन सा, इसको कहते हैं आपकी पारिस्थितिकी शब्द। ठीक है, हमने आपको बताया था एक चीज और, हृदय गति का सिद्धांत सुना है कभी? हृदय गति, हार्ट वाली बात नहीं है, ये हृदय गति का सिद्धांत है। पृथ्वी के हृदय की बात की जा रही है यहाँ पर, हृदय गति का सिद्धांत। तो हृदय गति या हृदय स्थल का सिद्धांत, सॉरी, हृदय स्थल सिद्धांत। पृथ्वी का जो हाइट है ना, उसकी बात कर रहा हूं, पृथ्वी के हाइट की बात। तो जो हृदय स्थल का सिद्धांत है आपका, ये एक वैज्ञानिक हैं एच मैकिंडर। अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है कि हृदय स्थल सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया, तो आपके वहां पर 4 ऑप्शन हो सकते हैं, और उसमें आप लगाएंगे क्या, एच मैकिंडर। देखिए, और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि समताप रेखाओं का जन्मदाता, पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको समताप रेखाओं का जन्मदाता कौन था। तो समताप रेखाओं का जन्मदाता कौन है, समताप रेखाओं का जन्मदाता या जनक, जन्मदाता या जनक। देखिए, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में आपको मैंने बता दिया था कि अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को क्या कहते हैं, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को क्या कहते हैं, समताप रेखा को, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहली बार एवी हम्बोल्ट, देखिए इनको कहते हैं आपको अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, इनको ही कहते हैं समताप रेखाओं का जो जन्मदाता है या जनक, इनको ही मानते हैं। ठीक है, सौर मंडल की संकल्पना आपने सुनी है, किसने दी थी, सौर मंडल
कि मतलब हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह, सौर मंडल की संकल्पना किसने पेश करी थी? ये सौर मंडल की संकल्पना मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। तो ये है आपके कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने सौर मंडल की संकल्पना आपको समझाई थी, बताई थी और उसके बारे में जानकारी भी दी थी। क्योंकि देखिए बात ये होती है कि कॉपरनिकस एक वैज्ञानिक ऐसे रहे हैं 14वीं या 13वीं-14वीं सदी के। उन्होंने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी कि सौर मंडल की मतलब पहली बार जो लिखित साक्ष्य था ना, इन्होंने कॉपरनिकस ने ही दिया था। कॉपरनिकस ने अपने जो भी दूरबीन या जो भी यंत्र रहा हो उसमें उन्होंने देख करके इनको बताया था। देखिए जो आधुनिक भूविज्ञान जो हम लोग पढ़ते हैं ना, जो भूविज्ञान अर्थ के आंतरिक जो भाग की संरचना है, आधुनिक भूविज्ञान जो हम बात करते हैं ना, उसको उसके अंदर की जो आंतरिक संरचना है उसके इतिहास के बारे में, पृथ्वी के आंतरिक इतिहास के बारे में या पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में जो सबसे पहली बार बताया था वो है आपके वैज्ञानिक भूगर्भ शास्त्री कास्ते द बफन। तो इनको हम लेकर के यहाँ पर चलेंगे कि मतलब पृथ्वी के भूगर्भिक या भूगर्भ, देखिए पृथ्वी के आंतरिक लिख लीजिए या भूगर्भिक लिख लीजिए। तो भूगर्भिक इतिहास की जानकारी जो ना, इतिहास की व्याख्या या जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? व्याख्या। तो ये है आपके कास्ते, इनका नाम आपने बड़े आराम से सुना ही होगा, कास्ते द बफन। अगर नहीं सुना है नाम तो आप पहली बार सुन सकते हैं और इसको नोट भी बनाते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। क्योंकि देखिए पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की जानकारी ऐसे ही नहीं मिल सकती, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट है कि मतलब आधुनिक वर्तमान का जो ना, आधुनिक भूविज्ञान का मतलब जो जनक है वो कौन है? आधुनिक भूविज्ञान का जनक कौन है? तो आधुनिक भूविज्ञान से क्या संबंध है आपका? जेम्स हटन को क्या कहते हैं? जेम्स हटन को आधुनिक भूविज्ञान का क्या कहते हैं हम लोग? जनक कहते हैं, ठीक। तो आधुनिक भूविज्ञान का जनक कौन हो गया? आपका जेम्स हटन। इसको मिटा रहा हूं मैं और उसके बाद में आप आगे देखते चलिएगा। पारिस्थितिकी जो शब्द हो गया आपका अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। उन्होंने हृदय गति का जो सिद्धांत था उसने मतलब एच मैकिंटर ने दिया। और देखिए ऐसे आपका रिवीजन होता चलता है। समताप रेखाओं का जन्मदाता किसको कहा जाता है? समताप रेखाओं का जन्मदाता एवी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। सौर मंडल की संकल्पना या परिकल्पना किसने दी है? 13वीं-14वीं शताब्दी में कॉपरनिकस के द्वारा, ठीक है। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की जो व्याख्या किसने की है? एक वैज्ञानिक है कास्ते द बफन, उन्होंने करी। आधुनिक भूविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? जेम्स हटन को। जेम्स हटन हो गए आपके आधुनिक भूविज्ञान के पिता। उसके बाद में हम देखते हैं कि आधार तल की संकल्पना। देखिए आपने नाम तो सुना ही होगा डेविस का, अगर ज्योग्राफी आपने थोड़ा सा ठीक से पढ़ा है तो डेविस का आपने नाम सुना होगा। डेविस एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पृथ्वी के जो धरातल है, आधारीय तल है, ऊपर वाला भाग है, उसके विषय में उन्होंने बहुत अच्छी, बहुत बेहतर, काफी बड़ी मात्रा में मतलब उन्होंने विस्तार से उन्होंने बताया, वो व्याख्या दी। और उन्होंने पृथ्वी के संबंध में बहुत सारे भू सिद्धांत प्रतिपादित किए। उन्होंने कई लोगों से कंपेयर भी किया। कंपेयर करते हुए देखिए ज्योग्राफी जब आप ऑप्शनल पढ़ते हैं तो ऑप्शनल में आपको डेविस, हैरी हेस मतलब कई सारे सिद्धांत आपको बताए जाएंगे।
उसमें अन्य भी सिद्धांत है भूगर्भ शास्त्री, तो आप जब ज्योग्राफी ऑप्शनल में पढ़ेंगे तब ये सब होता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या चीज़ याद रखने की जरूरत है, आपको वो याद रखने की बस इतनी जरूरी है, भौगोलिक चक्र का जो प्रतिपादन है, भौगोलिक चक्र, बात करते हैं भौगोलिक चक्र। इन्होंने भौगोलिक चक्र का जो सिद्धांत है, भौगोलिक चक्र का सिद्धांत तो इन्होंने दिया था, किसने, डेविस महोदय ने। किसने दिया था, डेविस। ये भौगोलिक चक्र का सिद्धांत मैं आपको बता दूं ये है क्या, ऐसे थोड़ा सा समझ लीजिए। भौगोलिक चक्र का सिद्धांत, भौगोलिक चक्र का सिद्धांत उन्होंने इसलिए दिया कि मतलब जो भूगोल होता है ना हमारा, भूगोल, पहले एक चट्टान बनती है, चट्टान से बनते हुए पहाड़, पर्वत, नदी, धीरे धीरे क्या आता है, धरातल आपका समुद्र आ जाता है। तो जब ये पहाड़ पर्वत से होते हुए जो संरचना बन रही है आपकी, ये मैं पूरी संरचना आपको बेहतर ढंग से बना के बताऊंगा। तो ये जो संरचना चल रही है ना, इस संरचना में होता क्या है, दो ही कार्य होते हैं। इस संरचना में दो ही कार्य होते हैं, निर्माण होता है और निर्माण होकर के अंत में समाप्ति हो जाती है। तो डेविस ने यही अपने भौगोलिक चक्र का सिद्धांत ऐसा बताया कि यहाँ से चीजें स्टार्ट होती हैं और यहाँ तक चीजें चलती हैं और होते हुए समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पर फिर क्या होता है, ये चक्र ऐसे आता है, फिर ये चलती है, फिर बनती है, फिर ये समाप्त हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक चक्र चलता रहता है, उन्होंने भूगोल के बारे में बताया था। ठीक है, एक चीज और आप नोट करेंगे कि मतलब आधार तल की जो संकल्पना है, आधार तल समझ रहे हैं ना, आधार तल की जो संकल्पना है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी, आधार तल, आधार तल की संकल्पना। देखिए बात यह है, आधार तल की संकल्पना जो है आपकी, एक भूगोल शास्त्री हैं पावेल, पावेल के द्वारा तो दी गई, वो बात सही है, लेकिन आधार तल आप समझेंगे कि होता क्या है। आधार तल का मतलब होता है बेस, बेस का मतलब होता है जो जहां से आपकी मजबूती बनना स्टार्ट होती है। तो जहां पर आप जिस आधार पर खड़े हैं उस आधार तल, तल मतलब पृथ्वी के धरातल, और उस धरातल की जो संकल्पना है वो किसने दी है, आपके वैज्ञानिक, आपके भूगोल शास्त्री हैं पावेल। देखिए एक नाम आपने जरूर सुना होगा अगर भूगोल पढ़ा है और या अगर पढ़ रहे हैं तो, वेगनर महोदय। वेगनर महोदय ने सबसे पहले पैंजिया शब्द का, सर्वप्रथम पैंजिया शब्द का जो प्रयोग है ना, सर्वप्रथम पैंजिया शब्द का, पैंजिया शब्द का उपयोग किया या प्रयोग किया। ठीक है, पैंजिया शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया, वेगनर महोदय। वेगनर महोदय ने महाद्वीपों के विस्तार का सिद्धांत भी दिया है। ठीक है, उसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। वेगनर महोदय ने ही महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तो उन्होंने ये भी दिया। तो देखिए बात यह है, पैंजिया शब्द आपने नाम सुना होगा, और पैंथालासा, पैंजिया और पैंथालासा। पैंजिया और पैंथालासा के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं, ये हो गई आपकी पूरी पृथ्वी। तो पृथ्वी पर जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, जो महाद्वीप बन रहे थे, तो ये जो महाद्वीप हैं, ये महाद्वीपीय क्षेत्र ये वाला पैंजिया कहलाता था। और जो इसका वाटर बॉडी वाला भाग था ये सब, तो ये वाला भाग था आपका पैंथालासा, जो कि एक महासागर था। ये पैंजिया और पैंथालासा आपके आएंगे, ये एक महासागर था। ये शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, तब मैं आपको ज्योग्राफी में बताऊंगा। ठीक है, पैंजिया और पैंथालासा, ये शब्द की भी मतलब जानकारी आपको हो गई। आज की क्लास कैसी लगी आप सभी लोग मुझे बताएंगे कि मतलब क्या कुछ रहा आज की क्लास में। और जो आज की क्लास है उसको डेली बेसिस पे करते रहिएगा, और आप ज्योग्राफी की क्लास का इंतजार मत कीजिएगा। ज्योग्राफी की क्लास जैसे ही आएगी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आप क्लास को कर लीजिए आराम से, और नोट्स अपना बनाते चलिए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का और नमस्कार।